लेक्चर 68 स्टार्ट करते हैं। कैफ वन का ये सवाल है जी टाइमथी, जिसको आप लोगों को मैंने पिछले सेशन वाले लेक्चर का एक कट पीस दिया था 44 मिनट्स का, ऑनलाइन वालों को अपलोड हो गया होगा। उसमें जो काम किया था 5वीं एडजस्टमेंट तक वो क्विकली करना है, और उससे आगे जो 4 एडजस्टमेंट थी वो वैसे ही क्विकली करने वाली थी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 15 से 20 मिनट में हम ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लेंगे। असल तो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट दिखाना था, ठीक है। सिब्बी वाले सवाल में भी उसने प्रॉफिट के इंपैक्ट का कहा हुआ है, वो सिर्फ जीपी पे है, वो आज रह गया, वो इंशाल्लाह अब कल करेंगे, ठीक है। बाकी पे रेक्टिफिकेशन मेरी तरफ से। स्टेट और जेनिक्यूटी के अंदर थ्योरी कितने बच्चों ने पढ़ी घर जाके? बहुत ही कम। बाकी भी पढ़ लीजिएगा, कुछ मसले मसाइल भी आए होंगे, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गया, ठीक है। छोटी मोटी चीजें हैं। IAS 8 के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए था, वैसे तो पूरा 1.5 घंटा सोच के आया था, फिर मैंने कहा ये रह जाएगा बिल्कुल। तो IAS 8 में मैंने फिर 2 रिक्वायरमेंट्स पहले सवाल की, वो पेंडिंग कर दी कल पे, ठीक है। तो बाकी फिर जरा बोझ भी ज्यादा नहीं पड़ा IAS 8 का, बच्चों पे नई चीज थी। तो 1 घंटा हमने तकरीबन देना है IAS 8 के सवाल को, पहला सवाल जिंदगी में जो करना है, और उससे पहले 20 मिनट इंशाल्लाह इस पे लगाएंगे, ठीक है। 1 घंटा, अब 20 के 25 इधर से हो जाएं या 1 घंटा 5 मिनट वहां से हो जाए, ये अब देखते हैं, ठीक है। तकरीबन अभी 1 घंटा 25 मिनट की क्लास और चलेगी। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाइमथी इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर 31/17 शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 850 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 460। अब ये ड्राफ्ट है, अभी फाइनल नहीं है, और उसमें प्रॉफिट्स निकल चुके हैं। साथ ही कहता है ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं जिसमें ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकला हुआ है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां निकल आई हैं, तो इसका मतलब फिर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी गड़बड़ हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट भी उसने क्या रखी थी? कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कोई जर्नल एंट्रीज उसने रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं मांगी हुई, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सारी एंट्रीज की। लेकिन इससे पहले उस 44 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जो सबसे पहली चीज बताई गई थी वो ये थी कि सेल, स्टॉक्स, परचेजेस, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड वगैरह, ये सब चीजें जीपी से ऊपर वाले आइटम्स हैं, ठीक है। और बाकी सेलिंग एक्सपेंस हैं, एडमिन एक्सपेंस हैं, अदर एक्सपेंस हैं, फाइनेंस कॉस्ट, इस तरह की चीजें जाती हैं जीपी के बाद। अब अगर सेल या स्टॉक या परचेजेस या सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न या कैरेज इनवर्ड वगैरह हिट हो जाएं किसी रेक्टिफिकेशन में, करेक्शन करते हुए, तो उन्होंने किसको हिट करना होता है? जीपी को। अब मिसाल के तौर पे गलती, ये बात हुई है उस रिकॉर्डिंग में, जिन्होंने सुनी उनको पता है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग में सुना आपने कि 15 मिसाल के तौर पे जीपी बढ़ा, तो इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्योंकि जीपी के बाद ही, जीपी वाली फिगर में ही आगे एड लेस होकर नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। लेकिन जो चीजें नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालने वाली, जीपी के बाद वाली, इनकम है, अदर एक्सपेंस है, को फाइनेंस कॉस्ट है, उन्होंने सिर्फ किस पे असर डालना होता है? नेट प्रॉफिट पे। वो जीपी पे जाके असर नहीं डालता, ठीक है ना। अब सिखाया यह तरीका था कि आपने क्या करना है, आपने पहले अलग अलग सोच के चलना है। जो जीपी से ऊपर का आइटम है उसको सिर्फ जीपी पे हिट करना है, जो नेट प्रॉफिट, जो जीपी के नीचे वाला आइटम है उसको सिर्फ नेट प्रॉफिट पे हिट करना है, और जीपी का असर साथ साथ हर ट्रांजैक्शन का नेट प्रॉफिट पे नहीं डालना। जब सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है तो जीपी का नेट इंपैक्ट एक बार निकालना है, बढ़ा या कम हुआ नेट प्रॉफिट पे डाल देना, ठीक है। और ये अप्रोच यहां पर इस तरह हमने चलानी है, ठीक है। हर एडजस्टमेंट की ये तस्वीरें खिंचवा दूंगा, ये हुई पड़ी है एडजस्टमेंट। अब लेकिन एक एक एडजस्टमेंट को क्विकली देख कर आएंगे और उसका इंपैक्ट यहां पे देखेंगे। जो 44 मिनट वाला है वो भी रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद अगला काम भी हम साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं जी। सबसे पहली एडजस्टमेंट, लेक्चर लिया हुआ ना तुमने, जाती करते हो ना, टेस्ट तैयार कर रहा था, इसीलिए उस दिन क्लास में चलाया था। क्यों उठ के चले गए थे? क्यों गए थे? दुख देते हो यार तुम लोग, बहुत दुख देते हो कसम से। हर चीज आगे पीछे करके इंसान तुम लोगों को पढ़ाता है, लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं। मिन्नतें कर रहा हूँ, खुदा के लिए पढ़ लो, मिन्नतें पढ़ लो, नहीं। और फायदा भी अपना है, मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा भी अपना है। मैं माँ बाप भी ऐसी मेहनत करके पुत्र पढ़ ली, इज्जत रख ली, बड़े औखे तेन पूरा करके देने सारी चीजें, नहीं, बस क्या जरूरत है, करो उन्हें भी खजल, मुझे भी क्या फर्क पड़ता है जी। एन इनवॉइस ऑफ 3700 वॉज डेबिटेड टू परचेज बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड। बातें ना करें प्लीज। उस रिकॉर्डिंग में मैंने इसको कंपेयर भी किया था, पता नहीं 13वें सवाल से या 15वें से, मैं मतलब जिससे भी किया था, जिसके अंदर आई थिंक 15वां था। 15वें में ये था कि परचेजेस हमने एंटर कर दी हैं, नहीं जीटा ट्रेडर था, हाँ वहीं पे मैं कुछ कंपैरिजन किया था हमने यहाँ पे किसी एडजस्टमेंट से के ये ओके व्हाटएवर जो भी सवाल थे। सुनो मैं बताता हूं, मुझे ज़बानी याद है। उस सवाल में ये था कि हम गुड्स हमें रिसीव हो गई थी, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल भी कर ली थी हमने, लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं की थी। तो मैंने कहा था गुड्स रिसीव हो गई हैं, अगर इस साल में हमारी परचेज है तो एंट्री करनी चाहिए, नहीं की तो कर लो। यहां पे मामला उलट था। यहां पे वो कहता है गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, तो मैंने यहां पे लिखा भी था उस रिकॉर्डिंग में हमारी परचेज नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है
इनवॉइस ऑफ 3700 वाज डेबिटेड टू परचेज। तो हमारी परचेज नहीं है, मतलब हमारी कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या कर दिया, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया। तो सही करने को क्या कर दो, रिवर्स। समझ आती है? ये उसी रिकॉर्डिंग वाली बात ही, रिवीजन चल अब। लेकिन ये ना समझना जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया कि वो वाली बात कवर हो जाएगी। वो जिस तफसील से बातें हुई हैं वो हर सवाल में हेल्प करने वाली है। बहुत सारी बातें थी उसके अंदर। तो 44 मिनट्स जिंदगी के कीमती मिनट्स निकाल के वो सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि सही मानों में कीमती बन जाए। अब रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। अब इस रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिटर डेबिट हो रहे हैं, वो बैलेंस शीट में जाते हैं, हमने नहीं बनानी। करेक्टिंग एंट्री भी नहीं मांगी हुई थी। हाँ, परचेजेस का क्रेडिट होना ये प्रॉफिट को इंपैक्ट डालेगा। अब परचेजेस जीपी से ऊपर वाला आइटम है, तो इसलिए जीपी को इंपैक्ट डालना है। अब अगली बात, परचेजेस क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्रेडिट होना मतलब कम होना, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो प्रॉफिट 3700 से बढ़ गया। लेकिन इसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे भी जाना है, पर हम अभी नहीं डालेंगे, वो एक ही बार एंड पे, ठीक है ना, साथ साथ नहीं। अभी इजी रखें काम को, वैसे कंफ्यूजन होता है, वरना कोई चीज जहां ऐड वो वहां लेस हो जाए ना, तो आई के अपने अपने सोल्यूशन में उसको लिखा ही नहीं था, कैसे बंदा कंफ्यूज होता है। इससे बेहतर क्या है, सिर्फ आपने जीपी पे इंपैक्ट और एंड पे एक ही बार वो डाल देंगे, डन। चलें आगे। एडजस्टमेंट 1 में कोई मसला है तो बताएं। जिन्होंने लेक्चर लिया उनको तो मसला होना ही नहीं चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ये बनती है परचेजेस का पार्ट, ठीक है, परचेजेस एडेड टू परचेजेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड परचेज में डेबिट कर देते हैं, मतलब परचेज के नीचे लिखे या जो भी है, मतलब परचेज का ऐसा बनता है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाती है, सिंपल, ठीक है। वॉज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउट। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड तो बच्चों एक सेलिंग एक्सपेंस है जो जीपी के बाद आया करता है एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब एक चीज है, सॉरी इतने गुस्से वाला हाईलाइटर, एक चीज है जो कि परचेजेस में ऐड करनी थी, समझो, यानी उसने जीपी से ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाना था, गलती से हमने उसको एक सेलिंग एक्सपेंस बना लिया, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड एक परचेज के अंदर ऐड होने वाला आइटम था, यानी उससे परचेज को बढ़ाना था, ठीक है। वो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट करना था, हमने कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। अब मैं आसान करके बोलूं तो परचेज समझो डेबिट कैश क्रेडिट करना था, हमने एक एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। तो सही करने के लिए कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस जो कि परचेज में आता है, मैं परचेज ही ना लिख दूं कॉस्ट ऑफ सेल को काट के, परचेज, ठीक है, परचेज को डेबिट करना था। परचेज का बढ़ना अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना ही है ना, ठीक है। तो परचेज को डेबिट करना था, नहीं किया, कर दो। फिर कैश क्रेडिट होना था, होगा, कुछ ना करो। एक्सपेंस डेबिट कर दिया है, गलत है, इसको क्या कर दो, क्रेडिट। अब परचेज जीपी से ऊपर वाला आइटम है, इसने क्या करना है, इसने जीपी को हिट करना है। परचेजेस क्या हो रही हैं, डेबिट, मतलब बढ़ रही हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, तो -2000, डन। अब इसका असर नीचे जाना है, लेकिन एक ही बार, जीपी का हर इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे पड़ता है ना, ठीक है। लेकिन साथ ही एक एक्सपेंस भी तो है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस, जो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो ये प्लस इधर आ गया। अब आई कैप ने क्या किया था, ऊपर वाले माइनस का असर इधर डाला, तो प्लस माइनस और शो ही नहीं किया। तो इसलिए मैंने कहा कंफ्यूजन से बचना है, ठीक है। यार ये क्यों ऐसे कर रही है आवाज, हाइब्रिड वाले बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं जी। तो ये अलग अलग रखा हमने, अलग अलग ही रखना है, ओके, समझ आ रही है। सेकंड एडजस्टमेंट में कोई मसला है तो पूछे। तस्वीर एंड पे मैं बनवा दूंगा, ओके। बस एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं, डन, सही है। जीपी और नेट प्रॉफिट अलग अलग। जीपी क्या हुआ है, 2000 से कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट 2000 से बढ़ा है इस एडजस्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट। कुछ कर लें आमिर भाई, आप यूं बैठे हैं। सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट। स्टॉक शीट्स का पूरा कॉन्सेप्ट तुमने लेक्चर लिया था ना, 44 मिनट की उस रिकॉर्डिंग में क्लोजिंग स्टॉक शीट्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। ये देखो, ऐसे नहीं, इजी नहीं लेना लेक्चर, ठीक है। तो मैंने कहा था इंडिविजुअल स्टॉक शीट्स के टोटल्स विद जाते हैं समरी में, तो मुख्तलिफ मसले हो सकते हैं। स्टॉक शीट के अंदर गलती हो सकती है, या इनके स्टॉक शीट में गलती ना हो लेकिन टोटल समरी में जाते हुए गलती हो सकती है। गलती का नेचर वही है, अगर गलती से स्टॉक बढ़ा दिया तो कम करो, गलती से कम कर दिया तो बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में, दिमाग में ये नॉलेज होना जरूरी है कि स्टॉक शीट्स होती क्या है, ठीक है, सही है। अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। याद आ रहा है ना, 40 मिनट में सब कुछ था, कि मैं बता रहा हूं उनको जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया, ले लें। अच्छा जी, स्टॉक शीट
का सब टोटल था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया 21,830 से इंस्टेड ऑफ 21,380। ये ओरिजिनल है, ये रॉन्ग है। 21 कॉमन है, मैं जरा आसानी के लिए 800 और 300 बोलता हूं, ठीक है। जाना चाहिए था स्टॉक शीट का तो सब टोटल 380, चला गया 800, ज्यादा चला गया, गलती में ज्यादा हो गया तो सही करने के लिए कम करेंगे, तो स्टॉक कम करेंगे, स्टॉक क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ, कोई ओरिजिनल रॉन्ग नहीं, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट दोनों का डिफरेंस लेके देख लो, यही बनता है, ठीक है। अब स्टॉक बैलेंस शीट आइटम है, हमें उससे क्या लेना देना, हमारी रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट को सही करो, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट मतलब बढ़ गया एक्सपेंस के, और ये जीपी से ऊपर होती है ना कॉस्ट, एक्सपेंस के बढ़ने से जीपी कम हो गया। अब इस जीपी का इंपैक्ट नेट प्रॉफिट में पढ़ना है, लेकिन साथ साथ नहीं, एंड पे तीसरी एडजस्टमेंट तक कोई मसला है तो बताएं, नहीं। नेक्स्ट नंबर 4, a receipt of 21 was credited to sales, इसको बाद में देखते हैं। एको हैं, सही कर लो यार प्लीज आप लोग। अच्छा जी, हाइब्रिड वालों आवाज सही आ रही है? ओके, वो एंजॉय कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, ज्यादा एंजॉय, अच्छा ओके। सुनो भाई पीछे यार, तुम कर लो, उठ के तुम कर दो यार। अच्छा एसी यार बदल बदल के चलाते रहो भाई, चलता रहे कोई एक आधा। सुनो भाई, रिसीट ऑफ 21,850, भाई उमैर साहब को बुला देना, उमैर साहब को बुला दे। A receipt of 21,850 was received from a debtor as full and final settlement of an outstanding balance of 23,000, यानी उस डेटर ने देने थे 23,000, 21,850 देकर हाथ बांध दिए, भाई मेरे पास तो यही है। इसका मतलब ग्रॉस रिसीवेबल था 23,000, हमने नेट में रिसीव कर लिया 21,850 और बाकी उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ग्रॉस रिसीवेबल 23,000, रिसीव किया 21,850, बाकी डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, लेकिन बचपन में ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था, अब बड़े हो गए, अब सेल्स को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी डेटर क्रेडिट 23,000 से, सेल्स डेबिट 1150 और बैंक या कैश डेबिट 21,850 से, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दिया 21,850 से, तो ये ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। कैश डेबिट सेल्स डेबिट डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को काट के सेल लिखते हैं ना, ठीक है। कैश डेबिट लेक्चर लिया, समझ आ रही है? डिस्काउंट कैश डेबिट डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस सेल में डेबिट और डेटर क्रेडिट, ये होना था, उसने ये कर दिया। कैश डेबिट सेल क्रेडिट सही करने के लिए ये एंट्री कर दो, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट। अब डेटर से हमें क्या लेना, वो तो बैलेंस शीट आइटम है, हमारी रिक्वायरमेंट में तो सिर्फ इस 23,000 की सेल का मसला है। रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल 23,000 से डेबिट हुई, सेल का डेबिट होना, सेल का बढ़ना, हाँ सेल इज एन इनकम, इसकी नेचर क्रेडिट है, ये डेबिट होगी तो मतलब कम हो रही है, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा। ये सारा काम ना वाई सेट में यही करना है रोज, इनकम बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, प्रॉफिट पेड करो, ये करो वो करो, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी भी चलती आई है यहाँ पे आई सेट की जी। तो 23,000 से सेल कम हुई, इनकम कम होने से प्रॉफिट भी कम हो गया। सेल जीपी से ऊपर का आइटम है, ठीक है ना, लेकिन इसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पे जाना है, वो बाद में, मैं हर एक पे बार बार बोल रहा हूं, जाना है लेकिन एक ही बार डालेंगे, ठीक है जी। कोई और मसला? नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट भी क्लास में करवा दी थी। खैर, गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 4500 वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर। देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी पहले कि अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेचने के लिए रखा हुआ है और वो फिक्स एसेट आपने इन्वेंट्री से निकाल के अपने यूज में ले आए, तो बेशक यूज करें लेकिन उसकी एंट्री कर लें फिक्स एसेट डेबिट। अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री क्रेडिट, पीरियोडिक है तो परचेजेस क्रेडिट। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप एसी नहीं बेचते, मिसाल के तौर पे आप स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, मशीनरी के बनाते हैं और बेचते हैं, आपकी इन्वेंट्री में क्या पड़ा होगा? स्पेयर पार्ट्स। आपकी अपनी मशीन खराब हो गई, आपने कुछ स्पेयर पार्ट्स उठाए और अपनी मशीन की रिपेयर कर दी, क्या इसकी इजाजत है? बिल्कुल है, लेकिन अगेन एंट्री करनी पड़ेगी। आपने एक एक्सपेंस इनकर किया, नाम है उसका रिपेयर एक्सपेंस, बिल्कुल डेबिट करें, लेकिन क्रेडिट कैश नहीं, बाहर से नहीं खरीदा, बल्कि अगर परपेचुअल सिस्टम है तो इन्वेंट्री क्रेडिट करें। लेकिन इसने आखिरी लाइन में लिखा हुआ था कि ये कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए परचेजेस को क्रेडिट कर दें। लेकिन अगली बात, ये बात याद होगी आपको कि ऑलवेज पास दिस एंट्री विद कॉस्ट। तो ये एंट्री किस में होनी है? एट कॉस्ट। जबकि सवाल में क्या गिवन है? सेल वैल्यू। मार्कअप मार्जिन की रिवीजन माना रहती है, लेकिन बचपन में भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं भी करवा के भेजूंगा आई कैप के परिचय में आपको। बहरहाल फिलहाल आखिरी लाइन में आए, मार्कअप ऑफ 25% है। मार्कअप होता है कॉस्ट पर, विशेष में लिख भी दिया कॉस्ट प्लस 25%। तो ये पहले इक्वेशन बनाएं,
अगर प्रॉफिट की परसेंटेज सेल के साथ लिंक्ड हो तो सेल को 100 लें, अगर कॉस्ट के साथ लिंक्ड हो तो कॉस्ट 100 लें। इस वक्त प्रॉफिट को उसने लिंक किया है कॉस्ट के साथ, कॉस्ट प्लस लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो किसको 100 लेना है? कॉस्ट को। प्रॉफिट कितना है? तो सेल। अब सवाल में हमें गिवन है सेलिंग प्राइस, उसकी परसेंटेज ये डिवाइड कर देंगे इससे, और हमें चाहिए कॉस्ट, इसकी परसेंटेज इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो गिवन अमाउंट है वो है 4500 गालिबन, ठीक है। उसको डिवाइड करोगे 125 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो यहां पर 4500 जो है, इस 4500 को आपने कॉस्ट बनाना है, तो ये गिवन अमाउंट है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 125, इसकी परसेंटेज से डिवाइड किया। हमें चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट की परसेंटेज सवाल के अंदर इक्वेशन में क्या बनी है? 100। तो क्या आंसर आता है? ये 3600 से एंट्री पास होगी, ठीक है। ये काम हुआ पड़ा है जो आपको तस्वीर खिंचवाऊंगा उसमें, ठीक है। ये एंट्री होनी चाहिए थी, 3600 से होनी चाहिए थी, लेकिन वो कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड। होना चाहिए था रिपेयर एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। कैसे निकला? 3600 बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये कर लेंगे। अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री पे पहुंच गए। भाई जो समझ में आ रहा हो मत करो एंट्री, रिक्वायरमेंट तो एंट्री थी नहीं, मैं तो हर एक ट्रांजैक्शन आपको समझाने के लिए एंट्रीज में डाली हुई है, ठीक है। तो टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गए, लेकिन सवाल भी हो ही गया, ठीक है जी। अब रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस, ये अदर एक्सपेंसेस जीपी के बाद वाला आइटम, रिपेयर एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, ये देखें सब, एक्सपेंस के बढ़ने से नेट प्रॉफिट कम होगा 3600, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट भी परचेजेस पर है, परचेजेस जीपी से ऊपर का आइटम है, परचेजेस भी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्लस 36। ये तस्वीर में खींच के लिख जरूर लेना क्या है, लेकिन मैंने पर्चे में बताया आपको सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर लिखा करो। ऐसे अंग्रेजी लिखने में भी टाइम जाया होता है, क्या जरूरत है? लिखो एडजस्टमेंट वन, एडजस्टमेंट टू, एडजस्टमेंट थ्री, एग्जामिनर खुद देखे ना कौन सी एडजस्टमेंट है, ठीक है। हाँ, आप क्यों लिख के देते हैं? कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, उसने कहा एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दो, अनएडजस्टेड से एडजस्टेड पे चले जाएंगे, बस एडजस्टमेंट नंबर लिखे, ओके। लेकिन अभी बेसिक तस्वीर में आ जाएगा अपने पास समझने के लिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 5 तक को मसला है तो बताएं। ये मार्कअप मार्जिन की रिवीजन भाई पेंडिंग है जी, बोले बेटा। उसने ना प्रॉफिट की परसेंटेज को लिंक किया हुआ है कॉस्ट के साथ, कॉस्ट प्लस 25%, तो इसलिए कॉस्ट को 100 अज्यूम करके इक्वेशन बनानी है। मार्कअप मार्जिन की रिवीजन रहती है, अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, गुजारा कर लें, जब रिवीजन होगी तो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लो जी, अगली एडजस्टमेंट उस रिकॉर्डिंग मैंने कहा था ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, उसकी वजह क्या था ही बहुत आसान, लेकिन अब चलो उसको क्विकली देख भी लेते हैं। जैसे परचेज है ऑफिस कंप्यूटर की 1 अप्रैल को 42,000 की, यानी एंट्री होनी है ऑफिस कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, कर दी है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, इतना ही सिंपल है, ठीक है। तो सही करने के लिए ऑफिस कंप्यूटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन चूंकि ये डेप्रीशिएबल एसेट है, 25% नहीं लिखा हुआ, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रीसिएशन भी लेकर आए, ठीक है। अब कंप्यूटर डेबिट कितने गया होना था 42 से, और कैश क्रेडिट होना था, लेकिन उसने कर दिया परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, एडजस्टमेंट 6, ठीक है। तो अब सही करने के लिए क्या कर दें? कंप्यूटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन साथ ही आपको पता है अगर एसेट हरकत में आए तो डेप्रीसिएशन भी, एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दें, ठीक है। कितनी अमाउंट से? वो कॉस्ट पकड़ी, स्ट्रेट लाइन मेथड में 25%, और जब अप्रैल से गलती हुई है तो ये 9 महीनों की डेप्रीसिएशन चार्ज होगी, ठीक है। अब 2 इंपैक्ट्स निकल रहे हैं, एक ऑफिस कंप्यूटर तो बैलेंस शीट आइटम है ना, दूसरा परचेजेस, ये हिट करेगा हमारे सवाल के प्रॉफिट को जाके, और दूसरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अक्यूमुलेशन बैलेंस शीट आइटम है। मेरा सवाल परचेजेस को चलो पहले, परचेजेस जी बोले, परचेजेस क्या हो रही हैं? क्रेडिट, इसको तोड़ाएं। परचेजेस क्या हो रही हैं? क्रेडिट मतलब कम, परचेजेस के कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो 42,000 से जीपी बढ़ा दो, परचेज जीपी से ऊपर का आइटम है, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, ग्रॉस या नेट? आप लोगों ने ना अब इंट्रो पढ़ी हुई है माशाल्लाह, जो मेरे पास बैठे हैं बच्चे 95% से भी ज्यादा, बल्कि मेरी दोनों क्लासों को मिलाऊं तो कोई 98% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ के आते हैं, तो किसी बच्चे के जहन में ये जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल में भी जा सकती है। देखें, अगर ये प्लांट होता तो शक पड़ता, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो हम कहते प्लांट की डेप्रीसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जाती है, और ठीक है ना। लेकिन ये तो ऑफिस कंप्यूटर है, ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना वो भी इस बात को ज़हन से निकाल दे कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में जा सकता है। ये ऑफिस कंप्यूटर है, ये डेप्रीसिएशन जीपी के बाद
सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर नजर आनी होती है, ठीक है। तो ये डेप्शन एक्सपेंस जीपी को हिट करेगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर परचेज और यहां पर डेप्रिसिएशन, डन। नेक्स्ट, ये उससे भी आसान, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके आता हूं, 1 मिनट। जी बच्चों, कहते हैं एन आइटम ऑफ फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 3000 एंड एंटर्ड इन, वो बाद में देखते हैं गलती क्या हुई। द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वॉज 5000, कॉस्ट गिवन नहीं है, अकोमोडेशन गिवन नहीं है, कैसे करें ओरिजिनल एंट्री? भाई बुक वैल्यू पे ना अकाउंट बनाना भी सिखाया था, और मैंने कहा था स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें कॉस्ट से, स्टेप 2 अकोमोडेशन को डेबिट करें उसकी अकोमोडेशन से। अगर बुक वैल्यू पर ये अकाउंट बन रहा हो एसेट का, तो ये दोनों कंबाइन होकर एक बन जाते हैं और एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू ही क्रेडिट हो जाती है। अब सवाल में डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग है, तो खुशियां मनाएंगे कि 15 वाले सीबी वाले सवाल की तरह से नहीं है, या किसी और सवाल में जैसे देखा था वैसे नहीं है, सुकून मारे। डेट ऑफ सेल इज मिसिंग इन क्वेश्चन, तो साल का पहला दिन अज्यूम करें। इसका मतलब जो बुक वैल्यू गिवन है वो डेट ऑफ सेल की है, वेव्स हैं, बस किल करनी है। क्या मतलब? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है नहीं डेबिट होने के लिए, और एसेट, ये कहां चला गया, ठहर जा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है नहीं, और क्रेडिट होने के लिए कॉस्ट नहीं है बल्कि बुक वैल्यू है। तो यशी मारो भाई, और अच्छी भाई हो जाने दो यार, उधर जो भी होगा। तुमने क्या करना है यार, अजीब लोग हो यार, मतलब पढ़ने आते हो तो पढ़ो ना यार, वहां जो हो रहा है होने दो, कमाल है यार। एसेट अकाउंट में से कॉस्ट और अकोमोडेशन अलग अलग अकोमोडेशन अकाउंट में से निकल नहीं सकती, बल्कि हमारे पास गिवन ही क्या है, बुक वैल्यू। तो सुकून मारो, अकोमोडेशन है ही नहीं, और एसेट अकाउंट से क्या निकलेगी, बुक वैल्यू। 5000 बुक वैल्यू थी, 3000 का बिका, तो 2000 लॉस, ठीक है। ये नॉर्मल एंट्री थी, यहां तक कोई मसला नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है, कितने गया, वो ये कह रहा है कि फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब कैश तो नहीं आया बल्कि रिसीवेबल है अभी, ठीक हो गया। तो एंट्री थोड़ी सी बस बदली हमने, ये एंट्री होगी ओरिजिनल, ये होना चाहिए था, लेकिन उसने फिर आगे कुछ टवल भी मारी हुई है। एंड एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, सेल डे बुक में लिख गया, तो इसका मतलब डबल एंट्री ही गलत पास कर। खैर आप इस तरह सोचें, जिस तरह से मर्जी सोच लें, दूसरा इंपैक्ट सही भी रखना है तो। रिसीवेबल डेबिट, डेटर को कहते हैं ना रिसीवेबल, ठीक है। रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट कर गया वो, ठीक है। आप चाहो तो रिसीवेबल वाले एंड को सही अज्यूम करके भी आप रख दो, मसला किसका है, सेल का। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री आपको पता है, इनसे मिलजुल के आप कर लेते हैं, कर लेंगे, मैं वो नहीं करा रहा, मैं आपको इंपैक्ट की तरफ लेके जाता हूं जी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2000 का लॉस आना है, लॉस प्रॉफिट को कम करेगा। मेरा सवाल, ये लॉस जीपी से ऊपर का आइटम है येलो हुड वाले भाई, या जीपी से नीचे का आइटम है? सब चुका जाए, बताओ जी। जीपी से नीचे का आइटम है, ठीक है। मैंने आपके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में ये फॉर्मेट बनाया था, याद है? सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, फिर अदर इनकम, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। अब मेरी बात सुने, अगर एक कंपनी चीजों की खरीदो फरोख्त कर रही है ना, तो वो कंपनी फिक्स एसेट यूज के लिए लेती है, तो कभी लेगी और फिर कभी कभार बिकेगा। तो डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट जो होता है, ये कभी कभार होने वाला आइटम है। अगर ये कभी कभार होने वाला आइटम बिके, कभी कभार बिकने वाला आइटम बिकने पर गेन दे जाए, तो अदर इनकम में डालना, सेल में ना डालना। और अगर ये कभी कभार बिकने वाला आइटम लॉस दे जाए, तो कॉस्ट ऑफ सेल में, सेलिंग में, एडमिन में ना डालना, बल्कि अदर एक्सपेंस में डालना, ठीक है। ये फेयर टू में बात काम आएगी, यहां पे तो अब काम नहीं आनी, जितनी आनी थी मैंने बता दी, ठीक है। ओके, तो पता ये लगा कि गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल हो तो जीपी के बाद, गेन हो तो अदर इनकम में, और लॉस हो तो अदर एक्सपेंसेस में। अभी ये लॉस है, ठीक है। लॉस 2000 से डेबिट मतलब बढ़ गया, लॉस के बढ़ने से टाइम कम हो रहा है, लॉस के बढ़ने से टाइम गुजर रहा है, टेंशन हो रही है मुझे, लेकिन स्पीड तो यही रह सकती है, आपको पता है जी। लॉस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया, जीपी के बाद वाला आइटम है, तो नेट प्रॉफिट को हिट कराया। आगे बढ़े, सेल्स जीपी से ऊपर का आइटम है, डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। इनकम डेबिट, इनकम डेबिट, इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? इनकम कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। तो 3000 से सॉरी जीपी भी कम होगा, ठीक है, सही है। और अगला इंपैक्ट किस पे डाल रहा है, फर्नीट्यूरे पे, और वो बैलेंस शीट आइटम है, वो हमने सही नहीं करना, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है।
हो सकता था बैलेंस शीट भी मांग लेता आपसे, तो फिर ये एसेट वाली हिटें उनको लगा देते, डेटर वाली डेटर को, क्रेडिटर वाली क्रेडिटर को, फर्नीचर वाली फर्नीचर को। ठीक है, नलतर वाले सवाल की तरह भाई फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी बच्चों। आखिरी दो एडजस्टमेंट में 5 मिनट से ज्यादा लगे ना फिर देखना, 2 मिनट 1 मिनट दो एडजस्टमेंट का और फिर प्रॉफिट की और फिर तस्वीरों के ऊपर 2 मिनट लगने हैं, तो 5 मिनट में हमने फाइनल करना है इसको जी। परचेज रिटर्न हैज बीन रिकॉर्डेड यानी डबल एंट्री कर दिया, एज सेल रिटर्न, रिकॉर्ड की है ना, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। अब परचेज रिटर्न की एंट्री बोलो, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, पर गलती से सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट कर गए। अब ये कंपनसेटिंग एरर है, जो होना था नहीं हुआ कर लो, जो गलत हुआ उसको रिवर्स कर लो। एडजस्टमेंट नंबर 8 रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई और सही है। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न है, डायरेक्ट नहीं सोचना। मैं आपको उस्ताद नहीं सोचता डायरेक्ट, मतलब जितनी काउंटिंग आपको उस्ताद को आती है इतनी को आपको आती है, और हम लोगों को जितनी काउंटिंग आती है हम परचेज रिटर्न सेल रिटर्न को प्रॉफिट पर डायरेक्ट नहीं सोचेंगे, वरना हमारी उल्टबाजी लग जाएगी। कलाबाजी तो फिर सीधी होती है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न के बारे में कहा था कि डायरेक्ट नहीं सोचना, गलती हो सकती है ना। ठीक है, अब सुकून से इत्मीनान से परचेज रिटर्न के बारे में बताएं। अभी ओरिजिनल एंट्री करके आए हैं। परचेज रिटर्न बढ़े तो क्या होती है? क्रेडिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में परचेज रिटर्न के क्रेडिट होने का मतलब क्या है? बढ़ गई। ठीक है, और सेल रिटर्न की नेचर डेबिट है, बढ़े तो डेबिट होती है, लेकिन यहां पे क्या हो रही है? रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट, इसका मतलब सेल रिटर्न कम हो गई। ठीक है, अब परचेज रिटर्न बढ़ी है, या अल्लाह मिल जाइए, परचेज रिटर्न बढ़ी है, सेल रिटर्न कम हुई। ठीक है, परचेज रिटर्न बढ़ी है, सेल रिटर्न, डायरेक्ट सोचे प्रॉफिट ना ना ना। परचेज रिटर्न का बढ़ना मतलब परचेज की कमी, सेल रिटर्न का कम होना मतलब सेल का बढ़ना। अब सुकून है। ठीक है, परचेज रिटर्न परचेज पे आ गया, परचेज का क्या हो रही है? कम। परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। सेल बढ़ी है, इसको नहीं देखना, अब सेल बढ़ी है, सेल के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी इन दोनों का इंपैक्ट पॉजिटिव आएगा प्रॉफिट पे। और अगली बात, कौन से प्रॉफिट पे? कौन से प्रॉफिट? सेल और परचेज कहां होती है भाई? सेल और परचेज जीपी से ऊपर हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में 3700 जमा 3700 टोटल जितना भी बनता है 7200 की कितना, वो कितना बनता है? ओ सॉरी 13000। ये देखो, ये 6700 इंटू 2 ये जीपी में ऐड होगा। ठीक है, 2 दफा मुझे समझा, मैं 3700 है, कितना था जी? एग्जैक्ट फिगर क्या थी? किधर गई? ये 6700 इंटू 2। ओके, सही है। तो ये आपके पास आ गया इसका इंपैक्ट 13400। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट 9 पहले आई पड़ी, उसको छोड़े। ओके, अब आखिरी एडजस्टमेंट जो जाते जाते उस रिकॉर्डिंग में एंड पे मैं कर भी गया था, एंट्री कर भी गया था, मैंने की थी एंट्री, मुझे याद है। मैंने कहा था कि ओनर हैज विथड्रू गुड्स 46 फॉर पर्सनल यूज, तो मैंने कहा था इसकी एंट्री कर लेना, ड्रॉइंग्स डेबिट परचेसेस, और अगर परपेचुअल सिस्टम होता तो इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये एंट्री होनी थी लेकिन ये एंट्री नहीं हुई। ड्रॉइंग्स डेबिट परचेसेस क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर ले। ड्रॉइंग्स जाए भाड़ में, परचेसेस को पकड़ो, क्रेडिट हो रही है मतलब कम हो रही है, जीपी से ऊपर का आइटम है, कम हो तो जीपी को बढ़ा देगा 4683। ठीक है, अब इधर देखो जरा, ये सारी प्लस माइनस यहां पे लग गई है, यानी कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं छोड़ी, ये सारी प्लस माइनस लग गई है। ये कहां से आ गया? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, यानी कि सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब हम एक बार उठेंगे और देखेंगे जो जीपी उन्होंने निकाला था वो 8,50,000 था, हमने गलतियों के बाद जीपी जो निकाला है वो 888,930 है, तो नेट में जीपी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो नेट में जीपी 38,930 से बढ़ा। तो ये जीपी का बढ़ना इसी अमाउंट से नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो एक बार जाके जीपी इंपैक्ट डालें, ये कम भी हो सकता था, माइनस कर देते नेट में। ठीक है, सही है ना, तो ये आसान हो गया था। ओके, समझ आई? तो सबसे पहले इसकी पिक्चर लो, $50 मिनट्स रहते हैं, पिछली क्लास के तो 45 मिनट्स रह गए थे, आपके 5 मिनट बच गए, लेकिन एंड में फिर भी बराबर ही होता है, पता नहीं क्या चक्कर है। टारगेट सेट करना होता है, जब एक बार उसमें टारगेट सेट हो जाता है पहले लेक्चर में, तो फिर आपकी क्लास में पता होता है एन्ना पढ़ाना है। मुझे याद नहीं रहता भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ एडजस्टमेंट भी जिस एक क्लास में दोनों में इकट्ठी पढ़ाऊं, वरना एक में पढ़ा के दूसरी में मैं ना पढ़ाऊं मुझे भूल जाएगा।
जैसे ये मैंने उनको कहा है, ये मैंने उनको कहा है कि ये अपने पास लिख लो, मुझे बताना, याद कराना। नॉर्मल लॉस की डिस्कशन नहीं की हुई मैंने परपेचुअल पीरियोडिक में, तो करेंगे किसी वक्त जरूरत पड़ने पर। जी कौन सा, ये नजर आना भी नहीं चाहिए, मैंने पढ़ाया नहीं है बेटा। मैंने ये कहा नॉर्मल लॉस की डिस्कशन, नॉर्मल लॉस की डिस्कशन अभी रहती है पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में, तो बस वो बात ही बताइए। इन्वेंट्री से पीपी में क्यों ट्रांसफर करेंगे? रिपेयर एक्सपेंस बनाया है, एसिड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया, वरना एंट्री करते एसिड डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन हमने उसको रिपेयर एक्सपेंस है ना बेटा, ऐसा काम किया जिससे एसिड की लाइफ वगैरह नहीं बढ़ी, तो वो तो हमेशा रिपेयर एक्सपेंस बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं हुआ, बाहर से नहीं खरीदे, बल्कि रिपेयर एक्सपेंस डेबिट अपनी इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इन्वेंट्री क्रेडिट तब करते जब परपेचुअल सिस्टम होता, पीरियोडिक का तो परचेजेस क्रेडिट। हाँ जी, पिक्चर हो गई। अब जनाब ये 6 एडजस्टमेंट्स की पिक्चर लें। ये 6 एडजस्टमेंट्स हैं। पहली 1 2 3 ऊपर नीचे हो गए, 2 3 4 5 6। और इस सवाल को आज होमवर्क में कंप्लीट कर लेना एक बार अपनी रजिस्टर्स पे बैठ के, सारे सवाल को, ठीक है? जल्दी कर लो, तस्वीरों पे इतना टाइम लगा देते हो तुम। क्या इतने टाइम में नोट नहीं होता ये? हाँ और कम करूं एंट्री से, ठीक है? ये अगली भी कर लें पिक्चर्स। अच्छा जी, भाई वो प्रॉफिट वाली नजर आ रही थी, सही है, उसको अलग अलग करूं? अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं अब, लेकिन मैं एक ये चीज लिख लूं जरा जाके। अच्छा ये जरा कॉपी पेस्ट में रह गया था, मैं क्या कर जी क्वेश्चन में क्या करना है? वैसे आपस की बात है, क्वेश्चन की पिक्चर की तो कोई लोड नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ओपन करें अपने वॉल्यूम 1 का आखिरी चैप्टर, वॉल्यूम 2 प्रिंटिंग में चला गया है, इंशाल्लाह इस हफ्ते में वो भी आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको जैसे ही आया आपने ले लेना है, ताकि अगला टॉपिक जो है वो आप स्टार्ट करते ही किताब आपके पास हो। ये सारा वॉल्यूम देखो आपने खा पी लिया, ऐसे ही आप डर रहे थे तो टाइम लगा नहीं, कम चैप्टर्स हैं उसमें। कैश फ्लो है, ईपीएस है, एनपीओ है, रेशोज है और फ्रेमवर्क है। बाकी लेक्चर नोट्स में सिर्फ ईपीएस के लेक्चर नोट्स हैं। अच्छा सुने, पेज नंबर 394 ऑफ यूर बुक्स, ये सब देख लें एक बार बोर्ड की तरफ, प्लीज सब एक बार बोर्ड की तरफ देखें। पेज नंबर 394 अपनी किताबों का ओपन कर लें, ओके? पूछना बेटा, पूछना जरा, आज पूछना, डस्टर रखा करो मेरे पास एक आधा फायर करने के लिए, ये है भी सही लगने वाला। जी 394 पेज पे आ गए सब। अच्छा जी सुने जी, अब बहुत सारी बातें शायद, वैसे पिछली क्लास में कोई ऐसी बात निकली नहीं कि जो समझ ना आ रही हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बातें ऐसी हों जो समझ में ना आए फौरी तौर पर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो मेरा जरा जोर होता है फॉर्मेट के ऊपर भी थोड़ा सा, ठीक है? बहरहाल थोड़ी सी डिस्कशन। IS2 ने कहा, भाई सुन लें, अब बाजियां भी सुन लें प्लीज। IS2 ने कहा FIFO लगाओ या EVCO लगाओ, मर्जी है। जब आपने एक बार FIFO सेलेक्ट कर लिया तो अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई, अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। या तो बदलेगा तब जब स्टैंडर्ड ही बदल जाए, या फिर मैनेजमेंट की चाहत पर बदलेगा तो सही, लेकिन तब जब मैनेजमेंट ये कहे कि जी बेहतर ये है EVCO पे रखें। लेकिन दोनों सूरतों में मुसीबत बड़ी पड़नी है, ठीक है? ऐसा ही कुछ सवाल ये है, ऐसे ही और भी मिसालें आएंगी पढ़ने आने वाले दिनों में। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने कॉस्ट मॉडल रखा हुआ है, स्टैंडर्ड ने कहा था कॉस्ट मॉडल पे रहो या फेयर वैल्यू मॉडल पे रहो, आपकी मर्जी है। आपने कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लिया और फिर बाद में जाके आपने उसको चेंज किया,
तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कहलाएगा। आइए 16 वाले रिवैल्यूएशन मॉडल को छोड़ो, वो मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे ही जब हम बचपन में पढ़ रहे थे आपकी तरह से, तो 2009-10 के अंदर हमारे उस्तादों ने हमें बताया था कि 2003 से पहले बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड में ऑप्शन होता था। ये उससे पहले एक और एग्जांपल बताता हूं, ये भी मेरे उस्तादों ने बताया था कि पहले एक लाइफो मेथड भी होता था इन्वेंट्रीज में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन फिर स्टैंडर्ड बदला और लाइफो उन्होंने खत्म कर दिया। लाइफो खत्म किया तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त लाइफो यूज कर रही होगी वो तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, खत्म हुआ तो चेंज करना पड़ेगा, अब ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है। ऐसे ही बोरिंग कॉस्ट में भी हुआ था एक्चुअल में कि 2003 से पहले बोरिंग कॉस्ट जो इंटरेस्ट है उसको ऑप्शन दिया जाता था कि चाहो तो एसिटी कॉस्ट में ऐड करो, चाहो तो उसे एक्सपेंस आउट कर दो, ठीक है। लेकिन 2003 के अंदर स्टैंडर्ड बदला और उसने आकर कहा कि जी अब चाहो चाहो कोई नहीं, ठीक है। आप अगर क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए आपने लोन लिया है, उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, तो उस इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है। अब ये जरा यही वाली बात यहां पर लिखी हुई है, जरा पढ़ें पहला पैरा। मैं इसमें सिर्फ 2 छोटी छोटी लाइनें अंडरलाइन करूंगा, मेरे मतलब की जो बातें, जरा जल्दी से पढ़ें। जी, ड्यूरिंग 2003 a revised IFRS on borrowing cost was published. The company had previously, आपको उस कहानी की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको सुनाई है, सवाल यहां पे लिखा हुआ आपका मतलब पूरा हो जाएगा। The company had previously been expensing borrowing cost as period cost. Period cost कहते हैं जिस पीरियड में इनकर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर रहे थे वो, बट the revised IFRS required that all borrowing cost be capitalized to the related asset. लेकिन revised IFRS ने क्या कहा कि जी अब आप इसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, अब जब स्टैंडर्ड बदलता है ना तो वो कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस भी देता है कि मतलब जो आप कर बैठे हैं, अब चूंकि हमारे बदलने से आपकी पॉलिसी बदल रही है, तो कभी स्टैंडर्ड ये कहता है नहीं जब से पॉलिसी लगी हुई है तब से चेंज करके लाओ, कभी कहता है नहीं नहीं यहां से चेंज कर लो और ऑनवर्ड्स चेंज रखना, पिछले को छोड़ो जो होना था हो गया, कभी कभी ऑप्शन भी दे देते हैं। तो IAS 23 ने आके ऑप्शन दिया, 3 में बदला तो इसने कहा आप चाहें तो 4 से इसको अप्लाई करें, लेकिन अगर प्रेफर करें ना, मेरी बात अगर आप माने तो आप प्रीवियसली कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शन था, इन्होंने क्या कहा हम तो जब से पॉलिसी ये लगाई है तब से ही इसको अप्लाई करेंगे, चेंज करेंगे तब से, वरना सवाल यहां क्यों आता, हमें सवाल भी तो देना था ना, ठीक है। इस कंपनी ने ये ऑप्ट किया। पढ़ें आगे। द बोरिंग कॉस्ट वर ऑल इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट. The revised IFRS provided transitional provisions that allowed company to capitalize costs from year beginning on और after 2004. उन्होंने इनको कहा कि आपको अलाउड है, अगर आप चाहें तो ऐसे कर लें, और बिफोर दिस डेट, इससे पहले भी कर सकते हैं इफ प्रेफर्ड, अगर आप प्रेफर करते हैं तो। इन्होंने क्या किया, हमारे लिए सवाल ये वाला इस चैप्टर में सवाल लाने के लिए इन्होंने क्या किया, दिस एंटिटी चूजेस टू कैपिटलाइज, आवाज बंद होगी भाई, दिस एंटिटी चूजेस टू कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट फ्रॉम अर्लीस्ट डेट पॉसिबल, ठीक है। अब मेरे मतलब की ना इस पूरे पैरा में सिर्फ यही बातें, जाग के बैठे। इंटरेस्ट को वो एक्सपेंस आउट कर रहे थे, बदला तो अब उन्होंने कहा हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे, बस इतनी सी बात है, ओके। अब कुछ बच्चे ना क्लास के बाद बच्चे लेकर आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, और आगे कहेंगे सर आपने प्लांट को डेप्रिशिएट क्यों नहीं किया, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्यों नहीं लिया। तो उनके लिए अभी से मैं लाल लाइन में इसको अंडरलाइन करके लिख रहा हूं, प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, पर मैंने एंड पे लिख दूंगा, फिलहाल मैंने लिखना नहीं है, ओके, सही है। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फ्लोज, जो इफेक्ट है चेंज का वो ये बह रहा है, पकड़ो। इंटरेस्ट एक्सपेंस ओल्ड पॉलिसी के तहत हम इस वक्त खड़े हैं 2003 में, ये देखो, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। आज हमने 1 2 3 काम कर लिए, ये 2 पेंडिंग किए हैं, ठीक है, ओके। छोड़े इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, टेन इक्विटी वही बनाना है। तो 2003 में हम खड़े हैं और वो कह रहा है जो चेंज इन पॉलिसी है ना उसका इफेक्ट ये है, जो ओल्ड पॉलिसी थी उसके तहत इंटरेस्ट एक्सपेंस 2001 में 15 का चार्ज किया था हमने, 2002 में 17 और 2003 में 9000 का। न्यू पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, एक्सपेंस, हाँ, तो ओल्ड पॉलिसी में ये एक्सपेंस था, न्यू में ये क्या हो जाना है, कैपिटलाइज, ठीक है, और सही है। अब बच्चों अगली बात, गेम ऑन हो रही है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल पोजीशन है, ड्राफ्ट कंप्रीहेंसिव इनकम है 2003 की, लेकिन
इसके साथ अगर मैं यूं लिख दूं ना, ओए हो क्या ही बात हो जाए। अगर आप भी ऐसे कर दें मेरे साथ मिलकर, यहां पर आप लिख दें 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2002, समझ आता है ना? ये 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2001, ठीक है ना? ये रन जो यही है, जरा इजी हो जाता है देखना। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे, 2003 की तो ड्राफ्ट है, माना 2000, ये अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज वाली बात को यहां से उड़ा देते हैं, यहां पे फिर मैं ड्राफ्ट लिख लूंगा, ठीक है जी। 2003 का तो ड्राफ्ट है, ये तो उसने लिख दिया और आपको भी पता है 3 में आप खड़े हैं। 2002 का भी ड्राफ्ट ही होगा, और पिछला साल गुजर गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट होकर पब्लिश होकर छप छुप कर पहुंच चुकी हैं यूजर के हाथ में, तो ये ऑडिटेड है, ये ऑडिटेड है। एक तो पहली बात है, जब 2 ऑडिटेड है तो एक भी ऑडिटेड है, ठीक है? ये जरा कहानी सामने आई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो पॉलिसी बदली है इसका असर क्या है? हम 2001, 2, 3 में क्या करते आए? इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। लेकिन हम कह रहे हैं अब इसको 2001, 2, 3 में बदल, हम क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, अब ये ना जबानी कर लिया करेंगे, लेकिन चलो पहला दिन मैं से लिख रहा हूं, ओरिजिनल एंट्री होना क्या चाहिए था? ये ओरिजिनल एंट्री मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई गलती हुई थी, लेकिन पॉलिसी बदलनी है तो पुराने वाली को ओरिजिनल, नई वाली को ओरिजिनल और पुरानी वाली को रॉन्ग कह सकता हूं ना, ताकि मैं रेक्टिफाई जिस तरह सीखा है वैसे ही चल लूं, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या पड़ा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हुआ पड़ा है। तो ये ना जबानी कर लिया करेंगे अपने दिमाग में पास, कोई जरूरत नहीं है इसको आपको पास करने की, ठीक है ना? जबानी पास हो सकती थी, बोलो। अच्छा चलो, अब होना चाहिए था प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम इसको सही करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम तो एक वर्किंग हम किया करेंगे, वर्किंग 1, ठीक है जी। क्या करना चाह रहे हैं? प्लांट डेबिट और इंटरेस्ट, प्लांट डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर ले। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस गलत डेबिट हो गया, समझो, चेंज करना है ना, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो वही कहानी जो चल रही थी वो चली रही है अभी भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। अब 2001 की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, तो 2001 में कितना इंटरेस्ट हमने चार्ज कर दिया था? 15। हम कह रहे हैं अब 2001 में इसको खत्म करो, एक्सपेंस क्रेडिट करो और इसको एसेट का पार्ट बनाओ। तो 2001 के अंदर एंट्री क्या बन गई फिर? प्लांट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 15,000 से 15,000, ठीक है जी, ओके। बाद 2002 आएगा, वैसे तो आज जगह काफी खुला डुला ही करते हैं जी। 2001 में 15, उसके बाद 2002 में भी तो यही काम हुआ है, क्योंकि वो तो पहले यही करते आ रहे हैं, और हम कह रहे हैं 2002 में भी यही काम करो, प्लांट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट थी? 17 की, तो 17 और 2003 में, चलो ठीक है, 2003 में भी यही काम हुआ। 2003 जी, प्लांट डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, और कितना है ये? 9,000 से, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बार, अगर ये प्लांट यूज हो रहा होता तो डेप्शन भी होती, लेकिन मसला क्या है? कल के सवाल में आएगी डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? तो अभी फिलहाल इस सवाल का पहला सवाल है, तो इस सवाल के अंदर बस सिर्फ कितना सही काम है जो हमने करना है, ये हमारी वर्किंग 1, ओके, ठीक है जी। तो अब मेरी बात सुने, 2 सफ़े छोड़कर तीसरे सफ़े पे वर्किंग 1 कीजिएगा, ठीक है? उन 2 सफ़ों पे हमने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी और नोट बनाना है, ठीक है? और आखिरी रिक्वायरमेंट जर्नल एंट्री भी करनी है, देखें अब कल कर लेते हैं, लेकिन ये वर्किंग आपने तीसरे सफ़े पे करनी है, ओके? जितना सवाल मैं आज कराऊंगा पहली 3 रिक्वायरमेंट, घर पे जाके उसको 3 बार करना है। फिर कल मैं सवाल पूरा करूंगा तो इस सवाल को दोबारा घर जाके 3 बार करना है, क्योंकि आईएएस 8 के हर सवाल में मैं इधर आया करूंगा, मैं कहूंगा जरा आईएएस प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में हमने ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं कर रहे? तो ये हमारी वो बुनियाद है जिसके ऊपर आईएएस 8 की पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी, इसलिए इसको आज जितना करवाऊं आपने घर जाके कर लेना है अपने पास। हाँ
अभी ड्राफ्ट तो बन गया ना, उसको भी तो सही करना है ना, ड्राफ्ट बना के दिया हुआ उन्होंने हमें, ठीक है। अच्छा जी, ये काम जल्दी से कर ले, ये काम जल्दी से कर ले। हर काम मैं पहले करूंगा, आप नोट नहीं करेंगे, उसके बाद मैं 1 मिनट रुकूंगा, उसमें आपने इस काम को करना है खुद से, बगैर बोर्ड पे देखे। अब तो आपने कर लिया, नो रश, नो जल्दी, ओके। जितना काम करें सुकून से, इत्मीनान से, समझ के। बोर्ड के आपने कौन सा देखना है बोर्ड, आप तो खुद कर रहे हैं सवाल। अच्छे बच्चों ने देखा और देखकर किताब से सवाल को किया। यार ये 17 डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे नहीं आ जाता, थोड़ा साइड पे करो ना क्रेडिट को, ये थोड़ा सा आइंदा के लिए है, बस ठीक है, लेकिन इन फिगर्स को भी अलग अलग रखा करो। डेबिट क्रेडिट ऐसे दूर दूर होने चाहिए, डेबिट अलग से नजर आए, क्रेडिट अलग से नजर आए, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे ऊपर नीचे इसको लिख देते हैं, नहीं किया करें ऐसा। ओके जी, डन, आई थिंक डन, छोटा सा काम था। आप इधर देखें, अगला काम उन्होंने रिक्वायरमेंट्स जरा पढ़ो, क्या क्या तरतीब बनाई हुई है। उन्होंने कहा है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर द ईयर 31 दिसंबर 3 रिलेटेड टू द फॉलोइंग: स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी प्रॉफिट और लॉस, और स्टेटमेंट यानी इक्विटी। तरतीब हम ये वाली नहीं रखेंगे, अगर ये तीनों चीजें बनानी है ना, तो हम अपनी तरतीब में सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। क्यों कि आपको पता है प्रॉफिट्स जाते हैं चेंजेस इन इक्विटी में, गलतियां सही करके ले जाएंगे सही वाले प्रॉफिट्स, फिर चेंज इन इक्विटी के क्लोजिंग बैलेंसेस याद है बैलेंस शीट में गए थे, तो सही वाली चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी। तो हम अगर तीनों चीजें बनानी होगी ना, तो अपनी तरतीब यही रखा करेंगे, ठीक है, डन। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कौन सी रिक्वायरमेंट है? बी। मैं यहां पर बी रिक्वायरमेंट पहले कर रहा हूं, नंबर सही डाल दो, मसला क्या है, नंबर सही डालो, मसला क्या है, पहले ये बना दो, बी फिर ए कर दो, क्या मसला है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, हेडिंग्स मेरे साथ देकर फिर रुक जाएंगे, ओके जी। कंपनी का नाम कोई नहीं, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कंपनी नेम, कंपनी नेम जो भी हुआ करेगा लिखा करेंगे, फिर जो उन्होंने लिखा है ना वही लिखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड लॉस, एंड लॉस, ये लो। अच्छा, अब एंड लिख दिया मैंने, 2 बार नहीं। अच्छा देखो इधर, देखो इधर, लेकिन क्या बनाओगे आप? एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे, कंप्लीट तो आपके पास डाटा ही नहीं है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी कोई नहीं है ना, सिर्फ प्रॉफिट्स गिवन है। ये देखो उन्होंने भी क्या बनाया, ड्राफ्ट कंप्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट दिया, इसमें सिर्फ प्रॉफिट दिया है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल पोजीशन का भी एक्सट्रैक्ट ही है, क्योंकि सिर्फ प्लांट और रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, ठीक है। तो हम भी क्या बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट। 31 हाँ फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 3, 13 नहीं 3, 2003, और इधर लिखोगे 31 दिसंबर 2003 और कंपैरेटिव 31 दिसंबर 2002, ठीक हो गया जी। 2 ही साल की बैलेंस इनकम स्टेटमेंट गिवन है ना, 3 और 2, ठीक है। ये फॉर्मेट बना लें और फिर बॉल पॉइंट साइड पे रख लें। फिर जब मैं ये कर लूंगा, फिर 1 मिनट रुकूंगा, फिर सिर्फ आपने वो काम खुद से करना है, बगैर इधर देखे, बुक्स पे देखकर खुद से सॉल्व, ताकि साथ ही साथ आज आपकी क्लास में तैयारी हो जाए। डन। चलें, अब स्टेप 1, मुझे एक बात बताएं, हमने ये एंट्रीज की हैं जिनमें एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, तीनों में। एक्सपेंस मतलब हिट करेगा, एक्सपेंस का चेंज होना हिट करेगा प्रॉफिट को। अब 1, 2 और 3 के प्रॉफिट्स उन्होंने निकाल कर ये बताए हुए, 1 का नहीं नजर आ रहा, 2 और 3 का तो है ना, 2 और 3 का प्रॉफिट यहां पे निकला हुआ है। क्या ये 2 और 3 का प्रॉफिट इस चेंज के बाद वाला है या पहले वाला है? वैसे तो ये इस टॉपिक में अज्यूम किया करेंगे, लेकिन सवाल ने लिखा भी होता है नॉर्मली, जैसे यहां पे लिखा हुआ है फॉलोइंग ड्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर एडजस्टिंग फॉर द चेंज। ये चेंज के एडजस्टमेंट से पहले के ड्राफ्ट्स हैं, तो मतलब ये तो इस साल में तो कुछ था, ये तो पहले चला गया ना, उसमें तो था ही नहीं ना। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें चेंज है या नहीं है, तो इसमें भी चेंज करनी है, क्योंकि ये भी ड्राफ्ट इस चेंज से पहले का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉफिट से सही नहीं है।
अब स्टेप 1 कोई भी नोट नहीं कर रहा, इधर देखो स्टेप 1 यहां पे क्या लिखोगे, जो यहां पर लिखा होगा नेट प्रॉफिट लिखा होगा तो नेट प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखोगे, आफ्टर टैक्स लिखा होगा तो आफ्टर टैक्स। यहां पे आज सवाल में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट या प्रॉफिट्स, देखो मैंने वो भी नहीं बदला, अच्छा प्रॉफिट। अब 2002 है और 2003 है, ऐसे ऐसे काम हमने पहले भी एक सवाल में किया था, 2002 और 2003 वो बेल वाले सवाल में आए थे, ठीक है। गलत प्रॉफिट्स को उठा के यहां ले आओ, गलत प्रॉफिट 380 455, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिख लेना प्लीज, ठीक है। यहां पर जी 380 455, लो भाई इसके भी नंबर है, सवाल से उठाकर यहां पर लिखा, इसके नंबर साथ साथ नोट कर रहे हो ना, वॉल पर साइड पे रख लो। अच्छा सुने, अब ब्लू मार्कर से हम एडजस्टमेंट्स किया करेंगे, ठीक है। ब्लू मार्कर आया 2001 तो यहां नजर नहीं आ रहा, देखते हैं उसका क्या करना है। 2002 में प्लांट तो एसेट है, बैलेंस शीट आइटम है, इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, साइड पे हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट। इस पूरे टॉपिक में ना ये काम चलना है, इसीलिए करेक्शन ऑफ एरर पहले कराया और इसीलिए टाइमथी और इस तरह के सवालों पे प्रॉफिट के इंपैक्ट पे इतना जोर लगता रहा, ठीक है। यही चलेगा अब तो, यहां पिछले टॉपिक की मेहनत आगे, तो लॉजिकल सीक्वेंस होता है। कुछ बच्चे ना बाद में ऑनलाइन में ज्वाइन करते कहते हैं सर करंट टॉपिक को शुरू कर दें, बाकी बातें पढ़ते रहेंगे। यार फिर हम पागल हैं जो इस तरतीब से पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो हर चीज के कनेक्शंस होते हैं, तो जब रिवीजन करने में बैठना ना घर पे आखिरी महीने में, तो इसी तरतीब से जैसे हमने क्लास में पढ़ा था टॉपिक्स को वैसे ही रखना, ठीक है ना। वैसे भी करंट वाले तो अब वैसे ही आप अच्छे तैयार कर रहे हो, ठीक है ना। ये IAS 8 फिर IAS 7 फिर IAS 33 EPS फिर NPO फिर रेशोज, ये 5 टॉपिक तो आपने वैसे ही इतने अच्छे तैयार करने हैं कि ट्रैप लीव में आप 5 दिन में ये 5 टॉपिक फटका के साइड पे कर दोगे, क्योंकि बाकी रह गए वही थोड़े 16 36 40 20 फॉरेन कॉस्ट, ऐसे छोटे मोटे करेक्शन। ये क्या है, कुछ भी नहीं हो जाएगा, ठीक है चल इंशाल्लाह। अच्छा सुने, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट जाएगा बढ़। 2002 का प्रॉफिट बढ़ा 17 से प्लस 70, बाद में चलो ठीक है लिख दे, ठीक है। फिर अगर आप फैसला कर ही लिया तो लिखे 397। अब एक सफेद रजिस्टर दो मुझे जिसका कवर सफेद हो। वापडा पब्लिक हाई स्कूल, अगली बात मैं नहीं करता। अच्छा जी मत देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, एंड वाले भाई क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है 2002, हाइब्रिड वालों नजर आ रहा है 2002, ये 2002 मैं बोल रहा हूं, आप फीमेल स्टूडेंट में से किसी ने सारे ऐसे ला, मैं बोल रहा हूं लिखा हुआ 2002, ठीक है। 2002 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये यूजर के घर में अलमारी में पड़ी हैं, ठीक है। और एक और सफेद रजिस्टर इसी तरह का हो तो क्या ही बात है, नहीं चुप कर जा। टाइटल पेज हमने चेंज किया 2003 में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और ये टाइटल जो है, ये टाइटल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर को इस साल पहुंची। अब आपको पता है इस 2003 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे कंपैरेटिव में क्या होगा, 2002। अब जब यूजर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस प्रॉफिट को देखेगा तो फौरन उसका दिमाग खटकेगा, वो कहेगा कुछ गड़बड़ है। वो घरवाली कहेगा जरा अलमारी से पिछले साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाकर लाओ, मुझे लगता है इन्होंने 2 नंबरी की है, समझिएगा बात, ठीक है। क्यों, याददाश्त बड़ी तेज है उसकी, कहने लगा जरा जाओ बानो लेकर आओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने 2002 वाली जो उसके पास पड़ी हुई हैं वो ओपन की तो उसमें प्रॉफिट नजर आ रहा था 380 का। कहने लगा देखा मैं कहता था ना, इन्होंने कोई ना कोई 2 नंबरी लगाई है। देखा पिछले साल प्रॉफिट यहां पर 2002 का 380 था, इस बार वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 397 है। अब उसने जूते निकाले और पेन लिए और पेन के कंपनी के दफ्तर की तरफ जाने लगा। तो बेगम ने पूछा कहां जा रहे हो, तो उसने कहा उनसे बात करने जा रहा हूं कि ये 2 नंबरी गलत किया इन्होंने, ये 2 नंबरी लगाई है इन्होंने हमारे साथ। तो उसने कहा सरताज आप ऊपर देख ही नहीं रहे हैं, यहां पर रीस्टेटेड का लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फिगर में कोई चेंज आया है। ये नोट बच्चे कल बना के आपको दिखाएंगे कि क्या चेंज आया है, ठीक है। तो सी एंटर उसने किया उन्हें, अब उसने बताया तो सरताज रुक गए और ने कहा हाँ ये वाकई ये ऊपर वाली फिगर तो मैंने रीस्टेटेड देखी ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई लगता है गड़बड़ है। तो ये मसला समझ में आया, इसके नंबर होते हैं रीस्टेटेड के, ठीक है ना। तो मामला क्या है, मामला ये है कि हम 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब यूजर को भेजते हैं तो उसके कंपैरेटिव में 2002 भी होता है,
ठीक है। ये 2002 के प्रॉफिट में जब हमने चेंज किया तो ये प्रॉफिट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 397 जाएगा, लेकिन जो उसकी अलमारी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई थी उनके अंदर वो 380 है। तो फिर गड़बड़ तो है ना। तो हम उसको बताएंगे भाई रुक जाओ, ये फिगर रीस्टेटेड है और नोट कल बना के बताएंगे कि क्या मसला हुआ था, वो लिख के बताएंगे उसको, और फिर चेंजेस वेंजेस बहुत कुछ करेंगे अभी तो, ठीक है। तो ये रीस्टेटेड का लफ्ज लिख दिया, यहां तक कोई मसला नहीं। चले अच्छा 2002 तो हो गया, आपने कहा था कि ये लिख दो, अच्छा वाला एंड पे करते हैं। खैर 2003 में इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट जाएगा बढ़, +9, ठीक है। तो कितना हो गया 464। अब ये 464 के ऊपर भी रीस्टेटेड लिखें नहीं, ये हम पहली बार इसको भेज रहे हैं। तो इस साल क्या गलतियां हो, हजारों गलतियां करते हैं अकाउंटेंट साल के अंदर, तो क्या सारी गलतियां लिखकर बताएं कि हमने ये गलती भी साल में की, ये भी की, ये भी की, बस सही करके बता दो यार उसको, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा रही है उसके पास पहली बार, ये अलमारी में नहीं पड़ी है, 2001 की पड़ी होगी, 2002 की पड़ी होगी, 2000 की पड़ी होगी, 99, 98, 97, 96 वाली पड़ी होंगी, 2003 के भी उसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए इसके साथ रीस्टेटेड नहीं लिखना, ठीक है जी। वो बन गई इनकम स्टेटमेंट, बन गई आगे सेठ की इनकम स्टेटमेंट। जल्दी करो, जल्दी करो, बगैर देखे खुद करो, एडजस्टमेंट्स को देख के, शाबाश। रीस्टेटेड समझ आया, रीस्टेटेड किस पे लिखना है किस पे नहीं, ओके। चेंज इन इक्विटी की रिक्वायरमेंट कौन सा नंबर है, सी है। आप लोग अपना काम करें, कोई बात, मैं सिर्फ नाम शाम लिख रहा हूं, फिर आपको टाइम देता हूं। जी डन। इनकम स्टेटमेंट मुश्किल दिया आसान, चले। अब अगली रिक्वायरमेंट हम तरतीब, हमारी तरतीब ही होगी, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट जो हमारी तरतीब होगा, तीनों चीजें बनानी है, तो पहले इनकम स्टेटमेंट, फिर चेंजेस इन इक्विटी, फिर बैलेंस शीट। तो अगली चीज हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन अगेन इसका भी आज एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि आप देखें तो हमें इक्विटी में सिर्फ क्या गिवन है, मतलब शेयर कैपिटल बगैर ये कंपनी चल रही है, थोड़ी होता है, ठीक है। तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम हमने चूंकि बनाना है। अभी सवाल ऐसे हैं आगे सेट में जो पूरी चेंज इन इक्विटी बनानी होगी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस, और साथ में आगे सेट भी मिक्स होगा, वो भी होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम है, तो हम फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट मैंने लिख दिया बनाएंगे, और इसमें सिर्फ कौन सा कॉलम होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का, ओके डन। अच्छा अब ये फॉर्मेट इतना बना ले और फिर छोड़ दे, क्योंकि मैं तो कहता हूं एंड पे बना ले। चले लिख ले जल्दी करें, आपका रह क्या गया। तरीका बिल्कुल वही जो तरीका मैंने प्रैक्टिस सेट 2 में पहली बार लिखवाया था कि ये वाले सब 2 बार क्लोजिंग लिखेंगे और फिर उस तरह से, लेकिन आज एक और धमाका भी करना है, जल्दी करें। डन। नाम ही लिखना था, नो, इधर देखो आप, नहीं लिखा तो 1 और 2 लाइन खाली छोड़कर फिर अगला फॉर्मेट वही है। हम लिखा करते थे ओपनिंग बैलेंस, फिर क्लोजिंग बैलेंस, और फिर क्योंकि आज सवाल में कोई डिविडेंड वगैरह कुछ है नहीं, बस सिर्फ प्रॉफिट है, इसलिए मैंने करीब करीब लिख दिया, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है 31 दिसंबर 3, इसको यहां पर याद आ रहा है, ऐसे सिखाया हुआ है ना। और ये क्लोजिंग के साथ आएगा 31 दिसंबर 2002, और इसके साथ आएगा 31 दिसंबर 1 कह लो या यकम जनवरी 2 कह लो, एक ही बात है, ठीक है। बाकी सवाल पूरा पढ़ लिया आपने, कोई डिविडेंड शिविडेंड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में पैट तो जाता ही है, बोलो। अब मेरा सवाल आपसे, पैट की बजाय मैं वो लफ्ज लिख दूं जो उसने यूज किया है, प्रॉफिट, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 2002 का प्रॉफिट है वो यहां नजर आएगा ना, और यहां कौन सा प्रॉफिट आएगा, ये 3 की चेंजेस इन इक्विटी है जो यकम जनवरी 3 से शुरू होकर 31 दिसंबर 3 पे खत्म हो रही है, तो इसमें प्रॉफिट जाएगा 3 के साल का,
और 2 की चेंजेस इन इक्विटी है ये, तो इसमें प्रॉफिट जाएगा 2 के साथ। ठीक हो गया को मसला। अब इधर देखो, 2 का प्रॉफिट हम सही कर चुके, सही वाला प्रॉफिट उठाएं या फिर गलत उठा के गलतियां सही, इसीलिए तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाया कि जो प्रॉफिट आगे जाना है वो साथ साथ नोट ना करें प्लीज, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ 2002 कितना है, सही वाला 397, लेकिन वो जूते पहन के खड़ा है, आपको पता है, क्योंकि पुराना इसी चेंज इन इक्विटी में जो उसके सामने फाइनेंस स्टेटमेंट आई होंगी उनके अंदर प्रॉफिट कितना पड़ा होगा, तो इसलिए इस फिगर के साथ अभी भी लिखना पड़ेगा हमें कि ये फिगर रीस्टेटेड, ठीक है ना। अगली बात, जो अगले साल का प्रॉफिट है 3 का प्रॉफिट, वो 3 की चेंज इन इक्विटी में आएगा कितना, 464, ठीक है। तो 464 के प्रॉफिट के साथ भी रीस्टेटेड लिखे नहीं, ये पहली बार जा रहा है, जहां तक कोई मसला। अगली बात, एक मिनट, ये प्रॉफिट चेंज हो गया ना, बोलो। तो इस प्रॉफिट के चेंज होने से 31 दिसंबर 2 वाली रिटेन्ड अर्निंग्स चेंज हो जाएंगी, फिर ये प्रॉफिट भी बदल गया, ये भी बदल गई, ये भी बदल गया, तो 31 दिसंबर 2003 वाली रिटेन्ड अर्निंग्स भी बदल जाएंगी। बोलो, इसका मतलब सवाल में जो 31 दिसंबर 2002 और 31 दिसंबर 2003 की रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल हैं वो अब हमारे किसी काम की नहीं रही। इधर देखो, ये 955 की रिटेन्ड अर्निंग्स, ये नहीं, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2002 और 3 की है, ठीक है ना। तो भाई सही है, तो इसका मतलब अभी नोट नहीं करना, ये भी अभी एक बार मैंने चेंज करना, ऊपर 2 लाइनें छोड़ी हुई किसी वजह से, ठीक है। तो ये 120 को उठाएंगे 31 दिसंबर 1 या यकम जनवरी 2 वाले को, इसको उठाकर ले आएंगे 120, ये 120 यहां पर, अभी नोट ना कीजिएगा प्लीज, फाइनल वर्जन नहीं है जी, ठीक है। 120 आ गया, और बोलो अब यहीं पर रुक कर मुझे ये बताइए, 3 के प्रॉफिट की गलतियों को कहां सही किया, 3 के प्रॉफिट में, जो यहां पे बोल दूं ऐसे, सही है ना। 3 की गलतियों को 3 के प्रॉफिट में सही किया, 2 की गलतियों को 2 के प्रॉफिट में सही किया, लेकिन 1 के साल की गलतियां भी तो हैं। अब इनको सही करने के लिए 1 का प्रॉफिट हमारे पास है ही नहीं, तो अब आप बताओ इस गलती को कहां सही करें। अब इतना तो पढ़ के आ ही चुके हैं आप कि रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स। तो 1 तक के प्रॉफिट्स कहां पड़े होंगे, इस 120 में। तो इसका मतलब, इसका इधर सुनो, इसका मतलब 3 के साल की गलतियों को 3 के प्रॉफिट में सही करोगे, 2 के साल की गलतियों को 2 के प्रॉफिट्स में सही करोगे, और उससे पहले 1 के साल की 2000, 99, 98, 97, 96, 95, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल की गलतियां हो, जितने साल की मर्जी गलतियां हो, वो सारी की सारी इस ओपनिंग में सही होंगी। क्लियर ये बात याद रहेगी। 3 के साल, हम 3 की चेन इक्विटी बना रहे हैं, तो 3 और 2 हमारे सामने, 3 के साल की गलतियों को 3 के प्रॉफिट में सही, 2 के साल की गलतियों को 2 के प्रॉफिट में सही, उससे पहले जितने मर्जी साल हैं उनकी गलतियां कहां सही होंगी, ओपनिंग में। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये ओपनिंग अब सही नहीं रहा, ठीक है, इसमें भी चेंज आनी है, और ये ओपनिंग यहां पर लिखना दोबारा पड़ेगा, यानी ये ओपनिंग 2 बार आया करेगा। अगर 2 साल से पहले भी कोई गलती है तो ओपनिंग 2 बार लिखना पड़ेगा, ये ओपनिंग 2 बार लिखना पड़ेगा। और यहां पर हम एक कॉलम, एक रो सिर्फ डालेंगे जिसमें हम लिखा करेंगे प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। प्रायर, ये मैं ईयर लिखा, उसके बाद एडजस्टमेंट अलग है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। ओके, ये बात समझे हो। अब चाहे जितने मर्जी साल हैं, प्लस है माइनस है, नेट करके एक ही फिगर लिख दिया करेंगे, लेकिन हमारे सवाल में तो फिलहाल एक ही है। ओके, अब इधर देखो, 3 की गलती 3 के प्रॉफिट में सही हुई, 2 की गलती 2 के प्रॉफिट में सही हुई, और 1 की गलती को हम 1 के प्रॉफिट में सही करने की कोशिश करने लगे तो 1 का प्रॉफिट था नहीं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग जो है उनको हिट कर दे। कैसे करेंगे, इंपैक्ट सेम ही है। रिटेन्ड अर्निंग्स मींस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बढ़ना है तो रिटेन्ड अर्निंग में बढ़ना है, कम होना है प्रॉफिट तो रिटेन्ड अर्निंग में भी कम होना है, तो इंपैक्ट तो सेम है। अब एक के अंदर एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम। एक्सपेंस के कम होने का मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, तो इसका मतलब 15 रुपए पॉजिटिव। अब कभी यहां पे प्लस माइनस 2-3 चीजें आ जाए तो उनको नेट करके यहां पे जो आया करेगा वो एक ही लिख दिया, नेट में माइनस है तो माइनस कर दिया करेंगे, आने वाले दिनों में देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 120 भाई आप तो इधर आए जरा, ये 120 आएगा, ये 15 प्रायर ईयर एडजस्टमेंट पड़ेगी, और ये 135 बनेगा, और जैसे ये 135 होगा
ताजे जूते पहन लेने हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जो बैलेंस शीट पड़ी है 31 नंबर 1 वाली, उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी नजर आ रही है? 120 की। तो अगर आपने उसको 135 किया तो फौरन आपको यहां पर लिखकर बताना पड़ेगा उसे, भाई हमने रीस्टेट किया। नोट इंशाल्लाह कल बना के आपको बताएंगे कि क्या मसला हुआ। ओके, ठीक है, बस सवाल खत्म हो गया। अब ये तो बैलेंसिंग निकलना है। अगला बैलेंसिंग 532। और अगेन इधर देखो, इधर देखो, इधर उसके पास जो ऑडिट फाइनेंशियल गई पड़ी उसमें कितनी रिटेन्ड अर्निंग ने क्लोजिंग डेट की? 500 जो मैंने काट दी है, और हमने कितनी कर दी है? तो यहां भी क्या आएगा? रीस्टेटेड। 3 बार रीस्टेटेड आया, ठीक है। इसके साथ रीस्टेटेड नहीं है, ओके, और ना इसके साथ आएगा क्योंकि ये पहली बार उसको प्रेजेंट होने जा रहे हैं। ये ड्राफ्ट था हमारा जी 996। नोट करने के लिए 1.5 मिनट, मतलब खुद से करने के लिए क्या ही बात है, खुद कर ले, 1.5 मिनट बहुत है। ये तो सिर्फ डिस्कशन में आपके साथ बात लंबी हुई, वरना ओपनिंग 2 बार लिखना है और फिर आगे काम वही। एक लाइन छोड़कर ओपनिंग 2 बार लिखे, ओपनिंग दरम्यान में 1 लाइन खाली, फिर ओपनिंग। पर्चे में तरीका बता दूंगा, 2 लाइनें छोड़कर ही शुरू किया करेंगे चेंज इन इक्विटीज में, इस टॉपिक में, ठीक है ना। अगर पिछले साल गलती होगी तो फिर 2 बार ओपनिंग लिख लेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। ये 2 साल से ज्यादा ही है ना। मैंने तो कहा 500 साल ज्यादा काम हो, 2 साल यहां प्रेजेंट होंगे, बाकी सारे ओपनिंग। जी जी, प्लस माइनस जो नेट में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है वो लगा दो यहां पे ओपनिंग। आई विल ट्राई कि इतना सवाल मैं या तो अपने लैपटॉप पे नोट करके आऊं, जो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या फिर क्लास में पहले इतना नोट कर दिया जाए और फिर नोट बनाया जाए। बहरहाल देखते हैं, इट डिपेंड्स। रिक्वायरमेंट ए मैं यहाँ पे ले आया हूँ जी, मैं उसका नाम शाम लिख लेता हूँ, तब तक आप बना लें चेंज इन इक्विटी। कंपनी नेम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन इसके भी एक्सट्रैक्ट्स हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2003। जी बच्चों, चेंज इन इक्विटी बन गई, समझ भी आ गई। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा, काम ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। चलने दो, स्लो ही चलने दो, सुकून से ही चलने दो। ये टॉपिक की बुनियाद है। ये सवाल पूरा हो गया तो समझो टॉपिक में पासिंग मार्क्स तैयार। बस फिर ऐसे ही 4-5 सवाल मैं कराऊंगा, 4-5 आप होमवर्क में भी करेंगे और टॉपिक तैयार। अच्छा जी, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स हैं क्योंकि प्लांट है और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। बस इधर देखें, 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2002 और 31 दिसंबर 2001। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना कोई खल्ला जी का घर नहीं है, 3 साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। हाँ जी, नॉर्मली 2 साल की बनती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो प्रायर ईयर से लेकर आना होता है बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंजेस इन इक्विटी 2 साल की, लेकिन बैलेंस शीट 3 साल की। किसने कहा? मैंने नहीं कहा, स्टैंडर्ड ने कहा, IS8 ने कहा। इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की, और बैलेंस शीट बनेगी 3 साल की। अगर प्रायर ईयर पॉलिसी आपने चेंज की है तो उसका इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, जो कहता था। पढ़ाऊंगा अभी, तो तेरी शेरी पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग है एसिड की, फिर प्लांट है, मैं वो हेडिंग नहीं दे रहा। प्लांट देखो, आप अपनी एंट्रीज को देखो, एक बार देखो। प्लांट 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 हो रहा है, प्लांट 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 हो रहा है। इसका मतलब वो जो प्लांट इसने लिखा हुआ है ये तो सही नहीं है। तो फिर पहला काम, इस गलत फिगर को उठाकर ले आओ। ये मुफ्त के नंबर तो ले। तो 2001 300 है, 2002 450 और 2003 500। ठीक हो गया और सही है। उसके बाद अगली चीज क्या है गलत? रिटेन अर्निंग्स। इक्विटी की हेडिंग देंगे आप और फिर लिखेंगे रिटेन अर्निंग्स। अच्छा आप देखें बच्चों, इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम रिटेन अर्निंग्स भी गलत वाली उठा के ऐसे ही लिखते और ऐसे ही उसको सही करते, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन चुकी है और उसमें गलतियां सही करके 2001, 2000
2002 और 2003 की रिटेन अर्निंग निकल चुकी हैं, तो इसलिए इसको पहले किया था। पागलों की तरह फिर ना शुरू हो जाना। रिक्वायरमेंट सी में ये काम कर लिया है तो ये मुफ्त के नंबर ऐसे ऐसे उठेंगे 135। लेकिन साथ ही आपको पता है जूते तैयार हैं उसके, फौरन आप लिखोगे रीस्टेटेड है पाए ना। नेक्स्ट, बानो ने नहीं कहना पाइन, मैं कह रहा हूं बानो कहेगी पाइन जी। 532 वो सरताज है रीस्टेटेड, और 996 ये भी रीस्टेटेड। लो इतना आसान काम, ठीक है। मुश्किल आसान, चले जी। अब आखिरी 2-3 मिनट इलीगल वाले हैं, इसलिए एक बात करूंगा, दूसरों को भी ऐसे ही की जाते जाते उनको समझ आ गई थी, लेकिन मैंने फिर भी कहा था क्योंकि मुझे आपका पता था आपको समझ नहीं आनी, तो मैंने कहा कल दोबारा ये बात करेंगे। खैर छोड़े इस बात को, पहले साल में तो ऐसा मसला कोई नहीं है जी। प्लांट 15 से हो रहा है डेबिट, प्लांट एसिड है, एसिड डेबिट तो बढ़ता है, तो एक में 15 से प्लांट हो गया डेबिट, ठीक है। और ये हो गया 315, बोलो 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 315। लेकिन ये रीस्टेटेड है, क्यों? वो पहले ही लिख दिया है, क्यों? क्योंकि उसके पास प्लांट कितना आ रहा था 300, जबकि हमने इसको क्या कर दिया 315। मेरा अगला सवाल, 2002 में प्लांट 17 से, अच्छा मैंने ऐसी बात की है कि वो बच्चों ने आप समझ जाएंगे उस बात को, कहेंगे नहीं हमारी इज्जत का सवाल है, वो सर ने कहा उनको समझ नहीं आएगी, ऐसे कैसे हो सकता है ना। चलो 17 से प्लांट क्या हुआ डेबिट, मैंने यहां पर 17 ऐड कर दिया, और क्या ये सही है? कुछ बच्चे पहले से ही बोल रहे हैं प्लस 15 भी करें, क्यों? ये बैलेंस शीट है बच्चों, और मेरे पागल खानों, और इधर देखो ये प्लांट है जिसमें उन्होंने कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट करके 31 दिसंबर 2001 पर क्लोजिंग 300 निकाला था। फिर ये 1 जनवरी 2002 पर इन्होंने ब्रॉड डाउन किया होगा, फिर उन्होंने कुछ डेबिट्स किए होंगे कुछ क्रेडिट्स किए होंगे, काम चल रहा है ना, तो 31 दिसंबर 2002 पे इनका 450 आया होगा, एंड सो ऑन। डेबिट्स क्रेडिट्स, आपकी क्लास में ज्यादा लिख दिया मैंने, उनकी क्लास में यहां तक लिखा था। चले 500 खाली 500। अब सुनो बच्चों, आपने क्या किया, आपने 15 रुपए यहां पर ऐड कर दिए, 300 में 15 ऐड किए, ये 315 हो गया। क्या आपके इस 300 को 315 करने से उसका वाला ओपनिंग भी सही हो गया? नहीं बेटा, नहीं हुआ। उसने तो 300 वाले ओपनिंग से अगला साल शुरू किया होगा, मतलब उसके क्लोजिंग तक आते आते ये 15 पहले ऐड करना पड़ेगा आपको, और फिर इस साल वाले 17 को ऐड करोगे और ये बदल जाएगा, और फिर इसका अगला मसला फिर वही है, ठीक है। तो फिर अगले साल वो तीनों, ठीक है। फिर कल दोबारा बात करेंगे। वैसे कितने बच्चों को समझ आ गई है ये मुझे पता है, आप लोगों ने कल फिर पूछना है मुझसे, खैर, लेकिन मैंने कल दोबारा इसको समझाना है क्योंकि ये बात एंड पे हुई। अब इधर देखो, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है, इसलिए जिस साल की गलती सिर्फ उसी साल को सही कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट एज ऑन होती है तो रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इधर देखो, पहले क्या करेंगे, जब भी एक की गलती सही की ना, बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हो तो फटाफट इसको लिख लिया करो, ठीक है। अब 2 को देखते हैं जी। 2 के साल में प्लांट 17 से बढ़ा, ये 17, और बस 2 खत्म। क्लोजिंग बताओ 482, ठीक है। अब 3 की तरफ जाने से पहले 17 इधर लिख लो। अब 3 पे जाकर देखो, प्लांट 9 से डेबिट हुआ यानी बढ़ा, तो +9 इस साल का आ गया, और ये 541। कैसा लगा सवाल? अच्छा, अब नोट बनाना है कल, मैं कोशिश करूंगा ये सवाल मैं अपनी नोटबुक पे कर लूं और फिर उससे आगे चलें, ठीक है। नोट बनाएंगे कल, इतना सवाल आपने कम से कम 3 बार करना है। टाइमथी वाला मैं चेक करूंगा होमवर्क कल, टाइमथी वाला सवाल आपके रजिस्टर्स पे मैं हुआ चेक करूंगा, और स्टेटमेंट इक्विटी वाला होमवर्क तो चेक होना ही है। अल्लाह हाफिज।